नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सबकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 2 के भाग 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और वो प्रारंभिक विचारक कौन-कौन से थे, जिनके विचारों में हमें समाजवाद की झलक दिखाई देती है। आज की क्लास में हम मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद। तो देखो, जब हम समाजवादी विचारधारा को पढ़ते हैं तो उसकी एक धारा के रूप में एक विचारधारा आती है, जिसका नाम है मार्क्सवादी विचारधारा। यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो किसके अंतर्गत आती है? समाजवाद के अंतर्गत आती है। यानी कि समाजवादी विचारधारा अपने आप में एक विस्तृत विचारधारा है, जिसका एक भाग है, और वो भाग कौन सी है? मार्क्सवादी विचारधारा। जब हम मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है, और वो नाम है कार्ल मार्क्स। और उनका साथ उनके एक मित्र थे, जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। वैसे तो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उसी को हम मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत लाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एंगल्स के विचारों को भी रख लेते हैं। इन दोनों की अगर बात करें तो इन्हें ही हम समाजवादी प्रवृत्ति के संस्थापक मानते हैं। और इनकी जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी विचारधारा थी। यानी कि समाजवादी जो विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, इन्हें दो टाइप के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो समाज में रहकर ही समाज में परिवर्तन करके, हृदय में परिवर्तन करके सरकार की अपने अधिकारों की बात करते हैं। जबकि हम बात करें कार्ल मार्क्स की, फ्रेडरिक एंगल्स की, तो ये लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि ये सरकारें हमें कभी भी हमारे अधिकार नहीं देंगी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रांति करनी चाहिए और सत्ता को पलट देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे में से ही कोई बंदा सत्ता में होगा तभी वो हमारे बारे में सोचेगा। ऐसे में 1848 में एक किताब आती है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऐसे ही क्रांतिकारी विचारधाराओं से भरी हुई थी, और ये अब तक सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक है। मार्क्स और एंगल्स की बात करें तो इन्होंने अपने विचारों को जीरो से शुरू नहीं किया था। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने एकदम से ही समाजवादी विचारधारा के बारे में बात करी होगी, एकदम से क्रांति की बात करी होगी, तो नहीं। देखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार रखता है तो वो पहले से ही समाज में जो विचार मौजूद होते हैं उनका अध्ययन करता है, और उन विचारों में जो कमियां होती हैं तब वो अपने लिए एक नई विचारधारा को बात करता है। तो सेम ऐसा ही हुआ जब कार्ल मार्क्स और एंगल्स का समय था, तो इन्होंने देखा कि समाज में हर जगह पूंजीवादी विचारधारा है, कारखाना पद्धति है। इवन एंगल्स के जो पिता थे वो तो एक मिल मालिक थे। इसने खुद देखा कि इसके पिता किस प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हैं। तो मार्क्स और एंगल्स की बात किया है तो इन्होंने अपने उस समय के समाज का अध्ययन किया। इन्होंने उस समय के जो बड़े बड़े विचारक थे उनकी किताबों का अध्ययन किया, और इन्होंने देखा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से समाज का शोषण कर रही है। लाइक डैट उन्होंने जर्मनी दार्शनिक और जो ब्रिटिश दार्शनिक थे उनका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे लुडविग फायरबॉक, हेगेल, और भी जो काल्पनिक समाजवादी थे उनके विचारों का अध्ययन किया। एडम स्मिथ के लेखक पर बहुत ध्यान दिया। एडम स्मिथ जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो जब इन्होंने इन सब विचारकों के विचारों का अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कहीं ना कहीं ये सभी पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दर्शन, इतिहास और राजनीति को अपनी समझ के आधार पर लोकप्रिय बना दिया। इन्होंने अपनी समझ के आधार पर कुछ नए विचार दिए, और ये विचार छोटे मोटे विचार नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी विचार थे, जिसकी परिणति 1917 में आप रूसी क्रांति में देख भी सकते हो। इन दोनों की विचारधारा ये थी कि मजदूर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए खुद ही बात करनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की बात करें तो इसने दुनिया पे एक वज्र की तरह कार्य करा। जैसे कि 1830 में क्रांति हुई थी जर्मनी में, और इस क्रांति में ये देखा गया, जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि 1830 में क्रांति हुई थी। इस क्रांति में ये देखा गया कि जब मजदूर वर्गों ने अपने लिए क्रांति की, तो जो सरकार थी, सरकार ने मजदूर वर्ग का साथ नहीं दिया, उन्होंने पूंजीपतियों का साथ दिया। तो इसीलिए जो कार्ल मार्क्स है वो ये कह रहा है कि मजदूरों को सबसे पहले सत्ता ही हटानी पड़ेगी, तभी वो अपने लिए कार्य कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो सरकार से ये आशा रखेंगे कि सरकार उनके लिए कार्य करेगी, तो सरकार उनके लिए कार्य करने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा इस क्रांति में पूंजीपतियों का ही साथ देगी। तो कार्ल मार्क्स ने ये बात तो सिद्ध कर दी, और ये बात रियलिटी भी है कि सरकार हमेशा पूंजीपतियों को ही साथ देगी, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर टैक्स पे कर रहे हैं और सरकार चलाने में योगदान दे रहे हैं। तो सरकार मजदूरों के लिए कार्य क्यों करेगी? सरकार तो बस मजदूरों का पेट पालेगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि मजदूर कभी अमीर बने। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंको और समाजवाद की स्थापना कर दो। समाजवाद की स्थापना में सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट होंगी, सरकार के नियंत्रण में होंगी, राज्य का हर जगह हस्तक्षेप होगा, और जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि बराबरी बराबर बांटा जाएगा। यहाँ से जो मार्क्स है वो तीन प्रकार का सूत्रीकरण करता है। वो ये कहता है कि मनुष्य का इतिहास जो अब तक का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी कि मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास को छोड़ दो तो उसके बाद से हमेशा से वर्ग संघर्ष रहा है, जिसमें से हमेशा उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग का शोषण किया है। तो निम्न वर्ग ने हमेशा समानता और मुक्ति के लिए आवाजें उठाई हैं, हालांकि उनकी आवाजें सफल नहीं हुई हैं।
उसका ये मानना था ये वर्ग संघर्ष का इतिहास आगे भी रहेगा। तो ऐसे में दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की जरूरत है। मौजूदा वर्ग के बीच श्रमिक सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है, क्योंकि उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। बंदा देखो क्रांति से डरता क्यों है? देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप क्रांति से डरोगे कहीं आपकी संपत्ति ना छिन जाए, आपके लोग ना मारे जाएं। मजदूर के पास क्या है? कार्ल मार्क्स कह रहा है मजदूर के पास क्या है? वो कह रहा है मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है, क्योंकि ये क्रांति अगर सफल हो गई ना तो मैं सब कुछ पालूंगा जो मुझे पाना चाहिए। लेकिन अगर मैं पकड़ा भी गया, मैं मारा भी गया, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो मरा हुआ जिंदगी पहले से जीता था, एक शोषित जिंदगी पहले से जीता था। समाजवादी भविष्य के समाज और ऐतिहासिक विकास की दृष्टि है। यानी कि कार्ल मार्क्स कहता है समाजवाद भविष्य के समाज और ऐतिहासिक विकास की दृष्टि है। और ऐसे में वो मनुष्य की आलोचनात्मक सोच का उद्देश्य सिर्फ दुनिया की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि सभी की बेहतरी के लिए उसे बदलना है। यानी कि समाजवाद सिर्फ और सिर्फ आलोचना इस नहीं कर रहा है, बल्कि वो भविष्य को बदलने का ना ताकत भी रखता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो मार्क्स के विचार थे, उसके परिणाम था 1848 की क्रांति हुई, और आगे चलकर विभिन्न देशों में समाजवादी विचार फैलने लगे। परिणाम ये हुआ कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, उसके माध्यम से पहली बार पूरी तरीके से मार्क्स की विचारधारा को क्या करा गया, फॉलोअप किया गया। आगे मार्क्स का आर्थिक विश्लेषण दिया गया है। तो देखो कार्ल मार्क्स का जब आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करते हैं। देखो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हर एक बंदा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए क्या करता है, कार्य करता है। और परिणामतः उसे उसकी आमदनी मिलती है, वो अपने श्रम को बेचता है, और श्रम को बेच कर वो कुछ पैसा इकट्ठा करता है। जब व्यक्ति अपने श्रम को बेचता है, पैसा इकट्ठा करता है, उससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ऐसे में मनुष्य हर समय किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न रहता है। तो मार्क्स ये कह रहा है कि जीवन और इतिहास का अगर अध्ययन करोगे आप, तो ये बताएगा कि लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करेंगे, और वो इसे करने के लिए अपने श्रम को बेचेंगे। वह उनके समाज और राजनीतिक ढांचे के निर्माण के तरीके से निर्धारित करते हैं। यानी कि मनुष्य अपने श्रम को कैसे बेचेगा, ये उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम निर्धारित करता है, ये उस समय की सोसाइटी निर्धारित करती है। जैसे पहले सामंतवाद था, उससे पहले दास प्रथा थी, तो मनुष्य दास प्रथा में अपना वर्क करता था, बदले में उसे खाना मिलता था। सामंतवाद में भी सेम ऐसे ही था। पूंजीवाद में मनुष्य कारखानों में काम करने लगा, बदले में उसे वेतन मिलने लगा। तो जैसे जैसे समाज में पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जैसे जैसे समाज में सोसाइटी का सोचने के तरीके होंगे, वैसे वैसे मनुष्य के जो श्रम होगा, मनुष्य के जो सोचने के तरीके होंगे वो निर्धारित होंगे। ऐसे में जो मजदूर वर्ग है वो उसके पास सोचने के लिए कुछ नहीं होगा, उसको बस डायरेक्शन दिया जाएगा और वो चीज़ें वैसी होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि एक जगह पर एक पेड़ है, तो मार्क्स कहता है एक जगह पर एक पेड़ मौजूद है, लोगों ने इसे देखा, पहचाना, इसका अध्ययन किया, उसे एक नाम दे दिया। अगर वो इसे देखते नहीं, उसे नाम नहीं देते, तब भी वो पेड़ रहता। तो इसी प्रकार से मनुष्य का इतिहास है। अगर आप मनुष्य के इतिहास को देखोगे, तो अगर आप इसे नहीं भी देखोगे तब भी मनुष्य का इतिहास ऐसे ही संघर्षों से भरा होगा। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि शोषण का कारण क्या था, निजी संपत्ति। मार्क्स ने ये तर्क दिया कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हो तो उत्पादन की जितनी भी पद्धति रही है, चाहे वो दास पद्धति रही हो, चाहे सामंतवाद पद्धति रही हो, चाहे पूंजीवाद व्यवस्था रही हो, इसने बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण ही किया है। इसका यह मानना था कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल इक्वल था, और उसके बाद से हमेशा उसका क्या हुआ है, शोषण हुआ है। अब आप कहोगे मनुष्य अपनी प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था में कैसे इक्वल था? तो देखो जब आदिम समाज था, शुरुआती समाज था, तो मनुष्य अपनी सभी चीज़ों के लिए किस पर निर्भर था, नेचर पर। वो प्रकृति का ही पानी पीता था, प्रकृति उसे कंदमूल फल फूल जीवन यापन के लिए देती थी, वो वही खाता था, गुफाओं में रहता था। तो तब जब निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी तो सब लोगों के पास वो कहीं भी रह सकते थे, कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, सीमाएं नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कृषि पद्धति शुरू हुई, फिर दास प्रथा शुरू हो गई, फिर सामंती प्रथा शुरू हो गई, फिर पूंजीवादी प्रथा शुरू हो गई। सबने ही तो लोगों का शोषण किया। तो यानी कि शुरुआती अवस्था में आज जो ये जमीनें बिक रही हैं, क्या ये जमीनें बिकनी चाहिए? क्योंकि जमीन तो प्रकृति की है। ये विचार मेरे नहीं है, ये विचार मार्क्स विचारधारा वाली कह रहे हैं। तो देखिए मार्क्स यही बात कह रहा है। मार्क्स ये कह रहा है कि ये सारी जो प्रोसेस है यही लोगों की सोच को निर्धारित करती है। मनुष्य के जितने भी काम है, मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं, किसी भी समाज के भौतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण समीकरण के रूप में कार्य करती है। इसलिए जब मनुष्य अपने समाज की विकास की सीमाओं से घिरा होता है तो वह समाज को बनाता है, समाज को संचालित करता है, क्योंकि किसी भी समाज की जो एक्टिविटी है वो मनुष्यों पर ही निर्भर रहती है। तो इसीलिए मनुष्य को अपने उपयोग के लिए, जब जब वो मनुष्य की बात करेगा तो महिला और पुरुषों दोनों की बात करेगा, क्योंकि उसके लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही समान हैं, दोनों ही श्रम से जुड़े हुए हैं। और वो ये भी कह रहा है कि समाज में परिवर्तन कब आ रहा है। मार्क्स कह रहा है समाज में परिवर्तन जब आ रहा है जब समाज में द्वंद्व हो रहा है, जब समाज में मतभेद हो रहे हैं। क्योंकि जो परिवर्तन है वो कभी भी ऐसे नहीं आता अपने आप।
जब समाज में एक वर्ग शोषित होता है, एक वर्ग पीड़ित होता है, तो अपने अधिकारों की डिमांड करता है। ऐसे में समाज में द्वंद्व की स्थापना होती है। जब समाज में द्वंद्व की स्थापना होती है तो समाज में कुछ अधिकार दिए जाते हैं और समाज परिवर्तनशील हो जाता है। तो वो कह रहा है कि मनुष्य के जीवन का इतिहास आप पढ़िए तो मनुष्य के जीवन का इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये हमेशा द्वंद्वात्मक गति से चलता है और द्वंद्व का मतलब यही है कि मतभेद की स्थिति आएगी आएगी। जैसे शुरुआत में मनुष्य को प्रकृति ने नियंत्रित किया था, फिर द्वंद्व यह है कि मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि शुरुआत में तो प्रकृति ने मनुष्य को नियंत्रित किया, लेकिन फिर द्वंद्व क्या आया कि मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बनी, मनुष्य आगे चलकर धीरे धीरे और सहयोगी होता गया। तो परिवर्तन जो है वो अंतर विरोधों के माध्यम से होता है। अगर लोग विरोध नहीं करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और जब जब लोग विरोध करेंगे तो वर्ग संघर्ष होंगे, और जब जब वर्ग संघर्ष होंगे तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। और साम्यवाद यही कह रहा है, साम्यवाद यही कह रहा है कि कुछ लोग हमेशा विशेषाधिकार वाले होते हैं और ये शासक बन जाते हैं, और कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो वंचित होते हैं, उत्पीड़ित होते हैं और शासित होते हैं। तो ऐसे में वर्ग संघर्ष होता ही होता है। एंगल्स की एक किताब थी ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एट द स्टेट। इस किताब में वर्ग संघर्ष के बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। आगे मार्क्स की राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात की जाएगी, यानी कि मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत क्या कहता है। मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत कुल मिलाकर ये कहता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है। ऐसे में आर्थिक क्रियाएं जो होंगी वो किस सिस्टम से होंगी, जैसा पॉलिटिकल सिस्टम उस समय का होगा। अगर दास प्रथा है तो दास के हिसाब से कार्य होगा, सामंती प्रथा है तो सामंती के हिसाब से होगा, पूंजीवादी प्रथा है तो पूंजीवादी प्रथा के हिसाब से होगा। लेकिन कोई सी प्रथा हो, समाज में हमेशा से व्यक्तियों का शोषण हुआ है। ऐसे में समाज में द्वंद्व की स्थापना हुई है और समाज परिवर्तनशील होता गया है। अब देखिए मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांतों की बात करोगे तो इसके ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जैसे कि एंगल्स ने एक किताब लिखी है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, और मैनिफेस्टो आपने देखा, ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक किताब है। तो ये जो किताबें हैं ये पूंजीवादी समाज की संपूर्ण और तीखी आलोचना कर रही हैं। ये पूंजीवादी समाज का विरोध कर रही हैं। ये कह रही है कि हमेशा से राजनीतिक व्यवस्था ऐसी रही है जो कि पूंजीपतियों के साथ रही है और मजदूर वर्ग का शोषण हुआ है। इसमें बड़े पैमाने पर मानव का अमानवीयकरण हुआ है और मनुष्य को अंदर अलगाव की भावना आई है। उसने कहा कि पूंजीवादी उत्पादन में श्रमिक ना दिन का एक भाग अपने परिवार के साथ रहता है और बाकी भाग वो मजदूरी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए उसके किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की। यानी कि पूंजीवादी उत्पादन के तहत मनुष्य अपने दिन का एक बहुत बड़ा भाग किसको समर्पित कर देता है, कारखाना पद्धति को, अपने मालिक को। और जिसके लिए वो क्या करता है, काम करता है, बदले में उसे क्या होता है, उतना भुगतान नहीं दिया जाता जितना भुगतान मिलना चाहिए। यानी कि एक बंदा जितना प्रोडक्शन कर रहा है, जितना उत्पादन कर रहा है, जितना वो वर्क कर रहा है, उतना उसे भुगतान नहीं दिया जाता। उससे काम के घंटे भी ज़्यादा करवाए जाते हैं, उससे उत्पादन भी ज़्यादा करवाया जाता है, और बदले में चंद सिक्के उसके हाथ में थमा दिए जाते हैं। यानी कि श्रमिक अपना जो श्रम बेचता है उसका उसे पूरा का पूरा माल नहीं मिल पाता है। कार्ल मार्क्स इसके लिए एक चैन बनाता है। वो कहता है पता है क्या है, कि जब आप ना पूंजीवादी उत्पादन में उत्पादन देखोगे तो उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, चाहे कोयले से मिले, चाहे बिजली से, चाहे पानी से मिले, मशीनरी चाहिए, रख रखाव के लिए जगह चाहिए, एक उद्यम को चलाने के लिए कॉस्टिंग चाहिए, लागत चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी अगर मजदूर ना हो। तो ऐसे में क्योंकि आप केवल कच्चा माल लाके तो उत्पादन नहीं कर सकते, आप मशीन लाकर तो उसे नहीं चला सकते, उसको चलाने के लिए तो आप मजदूर रखोगे ना भाई। किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक पहला पूंजी है, बाजार है, कच्चा माल है, ऊर्जा है। लेकिन अगर मजदूर नहीं होंगे तो ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। इसलिए मार्क्स ये कह रहा है, मार्क्सवादी विचारधारा ये कह रही है कि मजदूरों को वेतन नहीं देना चाहिए बल्कि शेयर देना चाहिए प्रॉफिट में। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मजदूर जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा, जो मालिक है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है और मजदूरों को सिर्फ एक हिस्सा दे रहा है। ऐसे मजदूर गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं, और वो बंदा जो काम नहीं कर रहा है, भले उसने एक बार में पूंजी लगा दी हो, वो बंदा अमीर पे अमीर होता जा रहा है। ऐसे में गरीब वर्ग का शोषण हो रहा है। श्रमिकों को घंटे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यदि श्रमिक को उसके श्रम का पूरा हिसाब दिया जाएगा ना, पूंजीपति कभी भी इतनी सारी संपत्ति को इकट्ठा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग है उसे ना प्रॉफिट में शेयर दिया जाना चाहिए, ना कि उसे वेतन दिया जाना चाहिए। उसने कहा पूंजीवाद ने अधिक से अधिक उत्पादन किया, लोग अधिक से अधिक गरीब होते गए, क्योंकि उत्पादित होने वाली जो पूंजी थी उसमें वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति को सारी पूंजी मिलती गई। इवन इतना ही नहीं, उसे और भी आसान तरीके से मैं बताता हूँ। पता है क्या होता है, मार्क्स ये कह रहा है कि पूंजीवादी सिस्टम में क्या होगा कि कारखाना मालिक ये चाहेगा कि सामान बनाने में कॉस्टिंग तो कमाए, लेकिन प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब सामान आप बनाओगे उसे खरीदने वाले भी तो ज़्यादा होंगे। तो अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है कौन, पूंजीपति वर्ग। तो अधिकतम मुनाफा बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा, चीज़ों को महंगा देगा। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है वही तो सामान को खरीदेगा, लेकिन श्रमिक वर्ग की उतनी तनख्वाह ही नहीं है तो सामान को खरीद नहीं पाएगा।
तो जब तक पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को मजबूत नहीं करेगा, तो जब तक श्रमिक वर्ग उन सामानों को खरीदेगा ही नहीं, तो ऐसे में मंदी जैसी स्थिति आनी ही आनी है। तो अधिकतम मुनाफा बनाए रखने के लिए पूंजीपति श्रमिक को जितना संभव हो उतना कम भुगतान करता है, लेकिन उत्पादों को बेचने के लिए वो क्या करता है, उसे महंगा करता है। क्योंकि पूंजीवादी सिस्टम का मेन रूल यही है कि कॉस्टिंग कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा आए। तो ऐसे में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें जो आप बना रहे हो मजदूर वर्ग के लिए बना रहे हो, मजदूर वर्ग की अगर खरीदने की क्षमता ही नहीं है तो वो चीज़ों को खरीदेगा कैसे। तो ऐसे में संकट आते ही रहेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं ये उपनिवेश बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करके दूसरे देशों में सामान बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने कहा कि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। उसने भारत के बारे में एग्जाम्पल भी दिया है। उसने बोला कि किस प्रकार से इंग्लैंड ने भारत से धन की निकासी करी, बड़े पैमाने पर भारत का शोषण किया, केवल केवल अपने पूंजीपति वर्ग को स्थापित करने के लिए, अपने पूंजीपति वर्ग को प्रॉफिट करने के लिए। यानी कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से ही क्या शुरू होता है, उपनिवेशवाद शुरू होता है, दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाता है, दूसरे देशों के साम्राज्य में दखल अंदाजी की जाती है और बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, छोटी अर्थव्यवस्था वाले लोग होते हैं, जिनके पास कम भूमि होती है, इनका भी बड़े पैमाने पर शोषण होता है। लेकिन मुद्दा ये आता है इन लोगों का स्थान समाज में क्या है। धीरे धीरे करके पूंजीवादी व्यवस्था में इन छोटे छोटे कारीगरों का, इन छोटे छोटे किसानों का सब चीजें छीन ली जाती हैं। मार्क्सवादी अपने आप से दो सवाल पूछते हैं कि आरंभिक पूंजी कहां से आई, निजी संपत्ति कहां से आई। ये इन पहलुओं पर विचार करते हैं तो इन्हें ये लगता है कि जो लोगों पे एक्स्ट्रा पूंजी आई वो लूट से आई, डकैती से आई। क्योंकि लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, लोगों के श्रम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। क्योंकि शुरुआत में जो सारी जमीनें थी, सारे रिसोर्सेज थे, ये तो प्राकृतिक थे। फिर कैसे शासन ने इन पर कब्जा कर लिया, और फिर जब शासन ने कब्जा कर लिया तो लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करा। यानी कि लोहे की खाने हैं, कोयले की खाने हैं, आज जो पेट्रोलियम है, ये सब के सरकारों ने खुद बनाए हैं। ये सब तो बाय नेचर है। और ऐसे में अगर ये बाय नेचर है तो फिर इसने इतना महंगा करके क्यों बेचा जा रहा है, क्यों अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जनता को शोषण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी विचारधाराएं हैं ये एक बार और क्रांति का कारण बनेंगी, आप देख लेना। मार्क्स और एंगल्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संपत्ति तभी पूंजी बनती है जब इसे अधिक संपदा या अधिक मुनाफा कमाने के लिए निवेश में परिवर्तित किया जाता है, और फिर उस निवेश के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, और फिर चीजें चीजें वस्तु बन जाती हैं, और फिर उन्हें बेच के फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाता है। तो किस प्रकार से वो राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में मार्क्स क्रांति की बात कर रहा है, किस प्रकार से वो वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है, किस प्रकार से मजदूरों की शोषण की बात कर रहा है, यही चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे चैप्टर में क्रांति का सिद्धांत दिया है। तो जब आप क्रांति का सिद्धांत पढ़ेंगे तो देखो, मार्क्स ये कह रहा है कि क्रांति कर कर ही परिवर्तन लाया जा सकता है, और इस परिवर्तन के माध्यम से ही मजदूरों की बात की जा सकती है। लेकिन क्रांति करेगा कौन? तो वो कहता है कि क्रांति करेगा श्रमिक वर्ग। क्योंकि पूंजीवादी जो समाज है वो विकसित होता है और उत्पादन क्षेत्र में वो सामाजिक हो जाता है। तो अगर हम श्रमिक की बात करें, श्रमिक उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, वो कारखाने के भीतर केवल एक या दो ही कार्य करता है। तो जो मुनाफा होता है वो मालिक का होता है और मजदूरों का मुनाफा नहीं होता है। तो और मजदूरों को क्या होता है, पर डे के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है। तो अगर श्रमिक सामूहिक लड़ाई लड़ें, सारे मजदूर मिलकर कार्य करें, जब वो देखेंगे पूंजीपति जो समृद्ध हो रहा है, वो पूंजीपति वो समृद्ध हो रहा है जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, जिसे उसने कभी देखा नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपल सी लैंग्वेज में मार्क्स ये कहना चाहता है कि बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये मजदूर जिसके लिए कार्य कर रहे हैं उन्होंने, उन मजदूरों ने कभी भी उनको भी नहीं देखा होगा। और ऐसे में क्या हो रहा है, उनकी मेहनत से एक वर्ग बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, जबकि बहुत सारे मजदूर गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में मजदूर जब तक मजदूरी बने रहेंगे, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे। तो ऐसे में अगर वो लोग एकजुट हो जाएं तो काम के घंटे कम हो सकते हैं, क्योंकि पहले ना 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था। तो ऐसे में इन मजदूरों की हड़तालों से हो सकता है काम के घंटे कम हो जाएं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हो सकें, जीवन का स्तर उच्च हो सके और उन्हें अवकाश मिल सके, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएं उनको मिल सके। श्रमिकों की मुक्ति जब भी हो सकती है जब श्रमिक खुद इकट्ठे हों। मार्क्स और एंगल्स ने यह भी कहा है कि किसान, महिलाएं, छोटे पूंजीपति और जो छोटे छोटे जमींदार हैं, इन सबकी क्या क्या भूमिका होगी, ये भी इन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। मार्क्स ने सवाल पूछा, क्या पूंजीपति कभी अपनी इच्छा से मुनाफे को छोड़ देगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक का समाज ऐसे इतिहासों से भरा हुआ है कि मेहनत कश लोगों को जो भी मिला है वो लड़कर मिला है, संघर्ष से मिला है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपने आप कभी कुछ देता ही नहीं है। मार्क्स ने यह भी कहा कि हड़ताल से, सामूहिक सौदेबाजी से और यूनियन से सिर्फ एक छोटे मोटे सुधार हो सकते हैं, लेकिन अगर शोषण को पूरी तरीके से खत्म करना है तो आपको ना एक बड़ी क्रांति करनी होगी। आपको सारी संपत्ति अपने हाथों में लेनी होगी, अधिक से अधिक लोगों को शासन व्यवस्था में भूमिका अदा करनी होगी, पूरी की पूरी सरकार आपको पलटनी होगी और एक नई सरकार बनानी होगी, और वो सरकार होगी मजदूरों की सरकार। तब वो मजदूर वर्ग के हितों के बारे में सोचेगी। और 1917 में जब रूसी क्रांति हुई
तो ये इस क्रांति का प्रभाव था। आगे चैप्टर में मार्क्सवाद का प्रभाव बताया गया है। तो मार्क्सवाद का प्रभाव कुल मिलाकर ये है कि ये पूंजीवादी समाज का अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से ये बताते हैं कि पूंजीवादी समाज में राजनीतिक और कानूनी अधिकार होने चाहिए ताकि समाज का शोषण ना हो। लेकिन ये कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में कभी भी समानता स्थापित हो ही नहीं सकती। इसके अलावा दूसरा प्रभाव ये रहा है मार्क्सवाद का कि ये चाहते हैं कि एक समाजवादी समाज ऐसा हो जहाँ पर क्लास ना हो, यानी कि वर्ग ना हो, हर एक बंदा के पास संपत्ति जो हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उत्पादन और साधनों का स्वामित्व राज्य के पास हो यानी गवर्नमेंट के पास हो, और गवर्नमेंट सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर बराबर बराबर खर्च करे। राज्य की जो संरचना होनी चाहिए, राज्य मशीनरी को उखाड़ फेंकना चाहिए, लोगों के मामले में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुरानी मशीनरी पुराने शासक वर्गों के अगर हाथ में रहेगी तो वो क्रांति को हरा देगी। यानी कि अगर आप हड़ताल कर रहे हो, धरने कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो तो और समाज में जो सत्ता रही वही रही तो वो कभी भी आपके कल्याण नहीं करेगी। मार्क्स का ये कहना है कि आप पुराने वाली सत्ता को ही खत्म कर दो ताकि नई सत्ता ही नए लोगों के लिए कार्य करेगी। मजदूर वर्ग कुछ समय के लिए तानाशाही हो जाए, क्योंकि तानाशाह के माध्यम से ही आप एक नए समाज की संरचना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मेहनतकश जितने भी लोग हैं वो अपने अपने संगठन बनाए और यूनिटी को ध्यान में रखें। इसी के तहत इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन का गठन भी किया गया। मार्क्सवाद का अर्थ ज्योतिष की भविष्यवाणी की तरह नहीं था। मार्क्सवाद एक अभियान था। वो ये कहते हैं कि वो सफल होंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो सफल जब होंगे जब संघर्षों की प्रकृति तय करेगी। यानी कि मार्क्स ये कहता है कि लोग सफल होंगे या नहीं होंगे ये उनके कार्य करने की प्रकृति, उनके संघर्षों पर निर्भर होगी। अगर उनका संघर्ष सर्वोच्च होगा तो वो सफल होंगे, अगर उनका संघर्ष सर्वोच्च नहीं होगा तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि लोग इतिहास बनाते हैं, भाग्य नहीं बनाते हैं। तो मार्क्स का ही ये प्रभाव था कि मजदूर वर्ग की पहली जो सफल क्रांति हुई वो जर्मनी और इंग्लैंड में तो नहीं हो पाई, लेकिन 1917 में रूस में हुई। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। चैप्टर से जो प्रश्न बनना है वो यही बन रहा है कि क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए या मार्क्सवादी प्रमुख सिद्धांतों को 100 शब्दों में स्पष्ट करो। तो आई होप सो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, वैसे तो ये बहुत बड़ी विचारधारा है, लेकिन इसके केवल कुछ ही पॉइंट्स आपके कोर्स में दिए गए हैं जिसकी चर्चा मैंने करी है। एक सामाजिक द्वंद्व की बात करी है, एक वर्ग संघर्ष की बात करी है, और मार्क्सवाद का प्रभाव क्या पड़ा है विश्व की राजनीतिक व्यवस्था पे, इसकी चर्चा हमने करी है। तो आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न बनेगा आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।